देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ये पूरा के पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सब एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन कैसे आता है, इसको चाहे तो एक वीडियो बना के पहले भी मैडम का बना के डाला हो, उसको आज डाल देंगे। क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का पहला प्रारूप मैडम भिकाजी कामा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का पहला प्रारूप मैडम भिकाजी कामा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराई गई थी। यानी मैडम भिकाजी द्वारा 1907 ईस्वी में कौन में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था। मगर सबसे पहले विचार किनके मन में आया था? तो विचार की परिकल्पना का मतलब होता है विचार। तो सबसे पहले फहराने के लिए विचार कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद की बहन है। कौन है स्वामी विवेकानंद की बहन कौन है? 1905 ईस्वी में सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन ही पूछता है 1905 में स्वामी विवेकानंद की बहन कौन? निवेदिता ने यह विचार किया था कि हम इसको फहराने के लिए विचार किया था। मगर 1907 में किसने फहरा दिया था? मैडम भिकाजी कामा ने। क्वेश्चन पूछता है कि विचार सबसे पहले परिकल्पना किए थे, विचार किए थे कौन? स्वामी विवेकानंद की बहन। मगर फहराया किसने था? 1907 में मैडम भिकाजी जी के द्वारा फहराया गया। कौन गार्डन में? स्टुटगार्ट शहर में। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है वर्तमान का प्रारूप जो वर्तमान का मतलब अभी का जो प्रारूप, जो तिरंगा का प्रारूप है जो तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया था? बकाया पिंगले के द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? बकाया पिंगले के द्वारा तैयार किया गया था, जो कब 1921 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू के दिशा निर्देश में 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू के दिशा निर्देश में श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना किया गया था। झंडा गीत को तो जिसको ध्वज गीत बोलते हैं आप लोग। ध्वज गीत कौन है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। देखिए प्यार लिखा है, उसको प्यारा कर लीजिएगा। बोलता है कि 1925 में देखिएगा झंडा बना था। कब झंडा बना था, फहराया गया था कब? 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। और सबसे पहले विचार कौन लाए थे? किसके बहन कौन? निवेदिता ना। मगर जब झंडा बनकर तैयार कर 1925 में सरोजिनी नायडू के दिशा निर्देश में श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना किया गया। झंडा गीत कौन था? झंडा गीत को ध्वज गीत बोला जाता है। हिंद देश का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ना, ध्वज गीत जिसको बोला जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, ये भी क्वेश्चन पूछता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब अपनाया गया था कि जोड़ा गया था? आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो देखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब लागू किया गया था। लागू किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका अनुपात भी क्वेश्चन पूछता है। बिहार दरोगा पिछला बार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पलट करके पूछा है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। मगर क्वेश्चन पूछा है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। जब अगर पूछे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तो 3:2। अगर एक पूछे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है तो 2:3। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा यहाँ है होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:3 दिया हुआ है। इसमें ऊपर से नीचे जैसे झंडा होता ना है, झंडा का
पार्ट दिया हुआ है, इसमें बीच में चक्र होता है, यहाँ फिगर एक होना चाहिए था। अब बोलता है कि देखिएगा सबसे ऊपर देखिएगा इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया ऊपर होता है, सफेद होता है, हरा रंग होता है। अब होता है कि 3 पट्टियां होती है, क्या पट्टी होता है? 3 पट्टी होता है। 3 पट्टी बोलता है कि 3 पट्टियां होती है, जिसमें सफेद पट्टी केंद्र में 24। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा कि चक्र कैगो होता है? 1। चक्र में तीली कैगो होता है? 24। उसका रंग कैसा होता है? नीला, गहरा नीला, जिसको नेवी ब्लू आप लोग बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? इसमें आपसे पूछेगा कि भारत का जो झंडा उसमें चक्र कितना होता है? तो चक्र अगर पूछेगा, चक्र पूछेगा तो 1 होगा, अगर तिल्ली पूछेगा तो 24 होगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। होता है क्रमशः केसरिया ऊपर होता है, फिर सफेद होता है, हरे रंग के होता है। अब बोलता है कि सफेद पट्टी के केंद्र में कितना होता है? 24 तिल्ली होता है, जिसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला रंग होता है, जिसका एक चक्र होता है। फिर बोलता है कि 15 नवंबर, देखिएगा सबसे पहले चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला अन्य 3 देश पहले भी, भारत से पहले 3 देश थे। कौन कौन? यूएसए, रूस, यूरोपीय संघ, 3 देश थे, मगर भारत कितना स्थान पर था? 4था स्थान पर। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछा है, दोबारा नहीं पूछा है, मगर ये 2-3 बार पूछा है कि चक्र कैगो होता है, तिल्ली कैगो होता है, इस सब का बार-बार पूछा है। देखिएगा 15 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा पर तिरंगा फहराया गया, और इस तरह से चंद्रमा पर भारतीय देश का झंडा फहराने वाला, ध्वज फहराने वाला भारत का स्थान पर हो गया? 4था स्थान पर हो गया। यानी भारत से भी फहराने वाले 3 देश पहले थे। कौन कौन? यूएसए, रूस, यूरोपीय संघ द्वारा झंडा फहराया गया था। कहाँ? चंद्रमा पर। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये एकदम एगो पूछबे करेगा, आपको कंफर्म है। बोलता है कि सफेद का क्या प्रतीक है? सफेद का मतलब क्या होता है? सफेद से क्या क्या होता है? सफेद जो है हमारे लिए शांति लाता है, शांति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, एवं सरल स्वभाव का प्रतीक है, सरल बनने का प्रतीक है। केसरिया का क्या है? त्याग का है, बलिदान का है, शौर्य का है। शौर्य का मतलब अरे जो बलि ना, जैसे आदमी शहीद हो जाता है, एगो शौर्य मूवी भी उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा। केसरिया का क्या है? त्याग का, जैसे वो मूवी आया था, क्या था? त्याग, बलिदान एवं शौर्य का प्रतीक है केसरिया। और हरा क्या है? हरियाली का। आपसे पूछते हैं कि सफेद है शांति का, सच्चाई का एवं सरल स्वभाव का, और केसरिया क्या है? त्याग का, बलिदान का। और हरा क्या है? हरा रंग है, हरियाली हमारी से पढ़े ना आप लोग, वही चीज है। हरा किसका है? तो हरियाली का, खुशहाली का, जीवन का प्रतीक है। इससे क्वेश्चन को पूछता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चक्र का क्या है? देखिए तो चक्र किसका है? प्रगति का प्रतीक है। 24 को तीलियां पृथ्वी के घूर्णन का प्रतीक है। बोलेगा कि चक्र किसका प्रतीक है? तो प्रगति का प्रतीक है। और 24 को तीलियां तो पृथ्वी के घूर्णन का, गति का प्रतीक है। देखिएगा 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव देश में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया। कितना फीट का था? 361 फीट का था। कहाँ पर फहराया गया था? कर्नाटक के कहाँ में? बेलगांव में। कब? 12 मार्च 2018 को सबसे ऊंचा झंडा कितना ऊंचा था? 361 फीट का। इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसमें की थी? संस्कृत में। तो पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, मगर अगर पूछेगा तो अलग चीज है। राष्ट्रीय गीत का वंदे मातरम की रचना संस्कृत में किया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जन गण मन के समान क्यों उसको दर्जा प्राप्त किया? किसको? जन गण मन के, भारत के राष्ट्रीय गीत को भी जन गण मन के समान इसको दर्जा दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में आनंद मठ नामक उपन्यास में प्रकाशित किया था। कौन? क्या प्रकाशित किया था?
वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी सर्वप्रथम कब प्रकाशित किए थे? 1886 ईस्वी में आनंद मठ के नामक उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। इससे पहली बार सन 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में ये भी क्वेश्चन पूछता है, बोलता है देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सन 1896 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या अधिवेशन में? 12वां अधिवेशन। कहाँ का अधिवेशन? कोलकाता का अधिवेशन में। अब कौन गाया था इसका कहीं साक्ष्य नहीं मिलता, कौन गाया था इसके बारे में नहीं मगर ये बोला कि इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? तुल्ला सियानी के द्वारा किया गया, मगर गाने का हमको प्रमाण प्राप्त है कि गाया कौन था इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। मगर अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन के कौन किए थे? तुल्ला सियानी, रहीम तुल्ला सियानी होगा। क्या होगा? रहीम तुल्ला सियानी। कौन थे? रहीम तुल्ला सियानी। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कैमा अधिवेशन में गया क्या? तो 12वां अधिवेशन में गया था। कब? तो कलकत्ता अधिवेशन में गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीम तुल्ला सियानी के द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से बांग्ला में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा गया है? बांग्ला में। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत भी बांग्ला में लिखा गया है और भारत का राष्ट्रीय गान भी बांग्ला में लिखा गया है। अगर गीत भी पूछेगा तो भी बांग्ला में लिखा गया है और गान भी पूछेगा तो भी बांग्ला में लिखा गया है। यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा हुआ है। इसका अंग्रेजी रूपांतर, इसका किसका अंग्रेजी रूपांतर? वंदे मातरम का अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था? अरविंद घोष ने। और उर्दू में किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था? उर्दू में किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। और अंग्रेजी में किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा दे दिया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा कब दे दिया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा दे दिया गया था। इसे गाने के लिए 65 सेकंड का समय दिया गया था। कितना समय का निर्धारण किया गया? 65 सेकंड का। किसको? राष्ट्रीय गीत को गाने, वंदे मातरम को गाने का कितना निर्धारण किया गया है? 65 सेकंड का निर्धारण किया गया। इसका धुन किसने तैयार किया था? पन्नालाल घोष ने। मगर एक जगह और परिणाम मिलता है कि इसका धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। मगर हम यूट्यूब पर सर्च, क्या बोलते हैं, गूगल पर सर्च में तो किनका पन्ना मिलता है? धुनालाल पन्ना घोषे का मिलता है। इनका गलत है। अगर कहीं पर आपको मिलता है कि यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी, जो गलत है। इसका धुन किसने बनाया था? पन्नालाल घोष ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है। गूगल पर मार के देखिएगा मिलेगा। ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? जाना गाना माना है। होता है कि इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या बोला गया है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दिया गया था। किसके रूप में दिया गया था? राष्ट्रीय गान के रूप में। किसको? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बोलता है कि इसकी रचना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनको ठाकुर की उपाधि भी दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है? ठाकुर भी बोला जाता है। तो बोलता है कि इनकी रचना कौन किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। कब? 1911 में। कब किए थे? 1911 में। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी की भी क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, पूछता है कि प्रकाशित पत्रिका कौन में प्रकाशित किए थे? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था और शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया था। क्या? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में, मगर शीर्षक के रूप में लिखा गया था भारत भाग विधाता के नाम से इसका संपादक किया गया था। यानी शीर्षक के रूप में क्या लिखा गया था? भारत भाग विधाता लिखा गया था। और किसमें सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछता है, 2-3 जगह पूछा हुआ है। जाना गाना माना को सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में गाया गया था। कलकत्ता के क्या 26वें अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत क्या अधिवेशन में गाया गया था? 12वां अधिवेशन में गाया गया। किसके द्वारा? किसकी अध्यक्षता में? रहीम तुल्ला सियानी के अध्यक्षता में। यहाँ बोला गया किसमें? कैमा में 26वां अधिवेशन में। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में है। ये भी किस अधिवेशन में है? कलकत्ता अधिवेशन में।
अधिवेशन आप लोग के पढ़ना, जैसे अधिवेशन प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन, टोटल 52 या 55 गो अधिवेशन है। इससे भी ज्यादा हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर इससे ज्यादा है अधिवेशन। 52-55 गो से कम अधिवेशन नहीं है। 85 भरी 85 से 1947 तक अधिवेशन ज्यादा है। देखिए तो 1911 इसमें कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में विशन नारायण है होता है। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में विशन नारायण दास के द्वारा किया गया था। इसे सर्वप्रथम गाने का श्रेय किसको दिया गया था? सरला देवी चौधरानी, इनको दिया गया था। इसको सर्वप्रथम गाने का श्रेय किसको दिया गया था? सरला देवी चौधरानी को दिया गया था। गाने का स्वरूप दिया गया था, बोला दिया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की भगनी या भतीजी थी। भगनी या भतीजी, उन लोग के समय में भगनी को ही भतीजी बोला जाता था, इसलिए इसको, मगर मिलता है भगनीय के ज्यादा साक्ष्य मिलता है, भतीजी का कम मिलता है। मगर दोनों भगनी या भतीजी देगा तो किसका मगर जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर का। उनका क्या नाम था? सरला देवी चौधरानी। जन गण मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जन गण मूल रूप से किस में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया है। जन गण मूल रूप से किस में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया है। बोलता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना सेकंड का समय दिया जाता है? 52 सेकंड का समय दिया जाता है, मगर आप लोग इसको 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। कितना सेकंड में गा सकते हैं? 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। दिया गया इसको गाने का समय कितना है? 52 सेकंड, मगर इसको परंतु कुछ विशेष दिया गया, कुछ विशेष अवसर पर इसे कितना सेकंड में गाया जा सकता है? 20 सेकंड में गाया जा सकता है। होता है कि 15 नवंबर 2010 ईस्वी को राष्ट्रीय गान में पुनः संशोधन करते हुए कहा गया कि मोबाइल के रिंगटोन में नहीं रखा जाएगा। ये भी बात को बोला गया, पहले मोबाइल के रिंगटोन में इसको रखा जाता था, मगर कब इसको संशोधन कर दिया गया? 15 नवंबर 2010 ईस्वी के बाद साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि इसको मोबाइल के राष्ट्रीय गीत को रिंगटोन में नहीं रखा जाएगा। गान को 1919 ईस्वी में से टैगोर के द्वारा अंग्रेजी में मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 1919 ईस्वी में इसे टैगोर के द्वारा अंग्रेजी में इसको किसको क्या बोला गया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप नाम से भी रचना किया गया था। देखिएगा 19 अप्रैल 2004 ईस्वी में रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान को देखते या सुनते समय खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कोई अगर खड़ा सिनेमा हॉल में जब अगर हॉल में चलता है तो आप खड़ा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कब किया गया था इसको? 2004 में ना। कब? 19 अप्रैल 2004 में। सिनेमा हॉल में जाइएगा तो कभी कभी राष्ट्रीय धुन बजता है तो आदमी लोग खड़ा हो जाता है। आप खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा भी हो सकते हैं, नहीं खड़ा होने का मन है तो नहीं खड़ा हो सकते हैं। और ये बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के, भी क्वेश्चन इससे पूछता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। आप लोग देखे होंगे जो एसपी होता है उसका अशोक स्तंभ पर रहता है। आगे मुझे देखिएगा 3 गो सिंह रहता है। क्या गो सिंह रहता है? 3 गो सिंह रहता है। आगे मुझे सिंह का चिन्ह 3 गो रहता है और एक गो पीछे से छिपा हुआ रहता है। टोटल सिंहों की संख्या कितना है? 4। तो बोला गया कि मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 शिष्य हैं, जिनका बोलता है कि दूसरे की ओर पीठ किए हुए सिंह जो है साहस व, देखिएगा साहस व बोलता है किसका? स्वाहत और निर्भरता का लिखेगा। निर्भयता को क्या लिखा? निर्भयता कैसे लिखा है? साहस करेक्ट है, निर्माण करता नहीं, निर्भयता। दूसरा कलर करना है, काले नहीं। यहाँ लिख दीजिएगा निर्भयता। देखिएगा बोलता है कि मूल स्तंभ में शीर्ष पर कितने सिंह है? तो 4 गो शीश है, जिनका क्या प्रतीक है? तो कि जिनका उद्देश्य क्या है? दूसरे की ओर पीठ करके खड़ा है। 3 गो आगे से है, 1 गो पीछे से है। बोलता है कि जिसका प्रतीक है तो सिंह का जो है साहस का और निर्भरता का प्रतीक है। इसके सामने से कितने सिंह दिखाई देते हैं? 3 सिंह दिखाई देते हैं। होता है 4 गो, मगर दिखाई कितना देता है? 3 गो।
राष्ट्रीय चिन्ह के निचली पट्टी में घोड़ा देखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह जो होगा उसका नीचे देखिएगा एगो चक्र होगा, उसके बगल में होगा एगो घोड़ा होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा, बाएं साइड में आपको घोड़ा होगा और दाएं साइड में क्या होगा, बैल होगा, जिसको सांड भी बोला गया ना, कुबड़ वाला सांड भी बोला जाता है। देखिए तो राष्ट्रीय चिन्ह के निचली पट्टी में घोड़ा, वृषभ, वृषभ को ही बोला गया सांड या कुबड़ा वाला बैल भी बोला जाता है। फिर बोला हाथी एवं सिंह की आकृति खुदा हुआ, खुदा मतलब उस पर आकृत किया गया है। प्रत्येक दो पशु के बीच में एक चक्र होता है। देखिएगा नीचे वाला, दो गो पशु होगा उसके बीच में वो चक्र रहेगा। घोड़ा क्या प्रतीक है, घोड़ा का क्या प्रतीक है, परिश्रम का, अदम्य का, शक्ति का एवं प्रगतिशीलता का प्रतीक माना गया। किसको, घोड़ा को। घोड़ा को क्या माना गया है, परिश्रम का, अदम्य का, शक्ति का, प्रगतिशीलता का एवं प्रतीक माना गया है। वृषभ को क्या माना गया है, वृषभ को कृषि पर, वृषभ का मतलब सांड है ना, जिसको बैल बोलते हैं आप लोग। बैल का कार्य क्या है, खेती करना, तो वही बोला गया। वृषभ को क्या किया है, कृषि पर आधारित या अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। वृषभ को क्या माना गया है, कृषि पर आधारित या अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। हाथी को क्या माना गया है, स्थिरता का प्रतीक माना गया है। देखिएगा घोड़ा को परिश्रम का माना गया है, और क्या बोलते हैं, बैल को क्या माना, कुबड़ वाला सांड को क्या माना गया है, अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। हाथी को क्या माना गया है, स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इस चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है, देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। यही भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, जिसको सत्यमेव जयते में मुंडको उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को मान्यता दे दिया गया था। किसको मान्यता दिया गया था, अशोक स्तंभ को क्या दिया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब दे दिया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मान्यता दे दिया गया था। अब आइए राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है, कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, चैत। इसके बाद देखे तो पहला महीना क्या बोला जाता है, चैत। अवंती महीना को क्या बोला जाता है, फागुन। आप लोग ना बोले कि चैत से शुरू हुआ चैत में खत्म होता है। चैत वाला भात आप लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, फागुन वाला भात चैत में खाते हैं। आप लोग पढ़े ना, सुने होंगे। कहाँ पंचांग था, भारत का राष्ट्रीय पंचांग हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा किया गया, जिसका शुरुआत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य छठा, कौन, विक्रमादित्य छठा बोलता है कि हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा किया गया है, जिसका शुरुआत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य छठा के द्वारा राज्याभिषेक के अवसर पर 97 ईसा पूर्व में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है पर आधारित है, जिसका शुरुआत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था। राज्याभिषेक उसका कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, शक संवत है पर आधारित है, जिसकी शुरुआत कब हुआ था, कुषाण वंश में शुरुआत हुआ था। शुरुआत कौन किए थे, तो कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के दौरान किया था। कब, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। भारत सरकार के द्वारा होगा, भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दे दिया गया। बोलता है कि भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दे दिया गया। बोलता है कि शक संवत का पहला महीना क्या होता है, चैत होता है। बोलता है कि पहला तिथि क्या होता है, 22 मार्च, जिसको लीप वर्ष की स्थिति में 21 मार्च को हो जाता है। जब लीप वर्ष होता है तो 21 मार्च को आ जाता है, नहीं तो इसे क्या होता है, 22 मार्च को होता है।
शक संवत का अंतिम महीना क्या है? फागुन होता है। शक संवत का अंतिम महीना क्या होता है? फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या होता है? श्वेत पत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ओम है। राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ओम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसको बोला जाता है नेलेम्बो न्यूसिफेरा। क्या बोला जाता है? नेलेम्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, जिसको बोला जाता है नेलेम्बो न्यूसिफेरा। एक कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। जब कब बना था? 2008 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा कब बना था? 2008 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। कब अपनाया गया था इसको? 2010 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। कब अपनाया गया था इसको? 2009 में। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब आम को और क्या बोला जाता है? इंडिका मेलिफेरा बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या होता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय पर्व कब अपनाया जाता है? कौन कौन है? 26 जनवरी और 15 अगस्त है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, जिसको रॉयल टाइगर बोला जाता है, जो सुंदरवन के जंगल में पाया जाता है? इसे 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु ग्रुप में दर्जा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रॉयल टाइगर, जिसको केवल सुंदरवन के जंगल में पाया जाता है। सुंदरवन के जंगल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ संरक्षण 1973 ईस्वी के बाघ जंतु जैव वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, जिससे 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी का मान्यता दिया गया था। मोर का संरक्षण कब किया गया? संरक्षण कब किया था? 1972 में। मोर का वैज्ञानिक नाम ओवोक्रिटिस। क्या है मोर का वैज्ञानिक नाम? ओवोक्रिटिस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोधि वृक्ष, जिसको क्या बोला जाता है? बरगद। भारत का राजभाषा हिंदी, जिसे 14 नवंबर 1949 ईस्वी को मान्यता दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल देखिए चक्र है, इसको 24 तीलियां का विवरण दिया गया है। अशोक चक्र का 24 को तीलियां है, जो 24 घंटे का प्रतीक है। पहला क्या दर्शाता है? संयम का। दूसरा क्या दर्शाता है? आयोग का, आरोग्य का। तीसरा क्या दर्शाता है? शांति का। चौथा क्या दर्शाता है? शील का। पांचवा क्या दर्शाता है? त्याग का। छठा क्या दर्शाता है? क्षमता का। सातवां क्या दर्शाता है? सेवा का। आठवां क्या दर्शाता है? मैत्री का। नौवां क्या दर्शाता है? प्रेम का। 10वां क्या दर्शाता है? बंधुत्व का। 11वां क्या दर्शाता है? संगठन का। 12वां क्या दर्शाता है? कल्याण का। और 13वां क्या दर्शाता है? अधिकार का। और 14वां क्या दर्शाता है? कर्तव्य का। और 15वां सहकार का। 16वां क्या दर्शाता है? न्याय का। 17वां क्या दर्शाता है? नीति का। 18वां क्या दर्शाता है? अर्थ का। 19वां क्या दर्शाता है? समता का। और 20वां क्या दर्शाता है? नियम का। और 21वां क्या दर्शाता है? व्यवस्था का। और 22वां क्या दर्शाता है? सुरक्षा का। और 23वां क्या दर्शाता है? उद्योग का। और 24वां क्या दर्शाता है? समृद्धि का। दो तीलियों के बीच में 35 डिग्री का कोण होता है। 15 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का कोण होता है? कि दोनों तीली के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है? 15 डिग्री का कोण होता है। मगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि ना पूछेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं। ये कौची के चिन्ह है? मुद्रा का। कौन इसको बनाया था? कहाँ के वो था? एनआईटी कहाँ का था? कानपुर के कि रुद्रगी के? नहीं पता है। देखे तो 22 जनवरी 2004 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे की अध्यक्षता में वाली खंडपीठ ने भारत में नागरिक के द्वारा समान तथा प्रतिष्ठा के राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिकता द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रथम ए के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार में इसको पढ़ाया जाए। चलिए यहाँ तक आपको पेज दिल, यहीं तक ना दिल था। चलिए ठीक है, बंद करते हैं।